गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में। आप लोगों को हम गृह विज्ञान क्लास 9th क्लास की बता रहे थे, जिसमें हमने प्राथमिक उपचार का जो यूनिट प्राथमिक उपचार है 5वें नंबर का, मैंने उसको पूरा फिनिश कर दिया। उसके वन लाइनर जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे के करा दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के करा दिए। अब नंबर आया है स्वास्थ्य के बारे में। जो स्वास्थ्य है देख लीजिए आप। ये जो स्वास्थ्य रक्षा है ये मैंने स्टार्ट किया है। ये इकाई 2 है, मतलब जो ये बुक है उसका ये इकाई 2 नंबर पे स्वास्थ्य रक्षा है, जिसमें मैंने स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्टार्ट किया है। तो आपको मैं कल बताई थी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है। पर्सनल, जैसे अपनी भी देख रेख करना ज़रूरी होता है स्वास्थ्य, ठीक है। उसे ही करते हैं पर्सनल हाइजीन, मतलब आप कैसे अपना मुंह साफ़ करना, हाथ धुलना, नहाना, स्वच्छता, अपने अगल बगल अपना बिस्तर साफ़ रखना। तो उसी के हिसाब से स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने दी कि बस रोग से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं होता। जब तक आप शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से क्या नहीं है, ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं कहा जाएगा। तो 1984 में इनके कुछ प्रतिनिधि थे, जो इन्होंने क्या किया, इस पर एक डिफिनेशन दी कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से जो स्वस्थ है, जिसका स्वास्थ्य ठीक है, वही क्या है, स्वस्थ कहलाता है, ठीक है। फिर अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। फ्रैंकलिन ने कहा कि स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें क्या, संसार में आओ, सुख भोगो और आराम करो, आनंदित रहो। उन्होंने ऐसी बात कही। फिर JS विलियम ने कहा कि व्यक्ति को अधिक समय तक रहने, सर्वोत्तम प्रकार से मतलब सेवा करने की योग्यता स्वास्थ्य ही देता है। बैबस ने कहा कि मन अथवा आत्मा में स्वास्थ्य तथा निरोग की अवस्था क्या कहलाती है, तो स्वास्थ्य कहलाती है। फिर कुछ चीज़ें आपको मैं बताई कि अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि हमारे देश में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण क्या है, तो जिसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, निरक्षरता आता है। और फिर क्या आता है, तो आप कहेंगे मैम निर्धनता भी इसके अंतर्गत आता है। फिर अज्ञानता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी और आपकी आदतें इस चीज़ों पे क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। फिर आता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो वही चीज़ है, आपका रहन सहन हो गया, आपका आप कैसा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपके अंदर कोई रोग है तो क्यों है, नशीला पदार्थ ले रहे हैं क्या, जनसंख्या नियंत्रण भी सबसे बड़ा कारण है, और सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं। तो आपको मैंने इसमें कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे व्यक्ति का रहन सहन और अपनी क्रियाशीलता, ये पॉइंट बता दिया था। शरीर पोषण भी बता दिया था कि शरीर के पोषण पे भोजन के क्या होते हैं, 3 कार्य होते हैं। एक निर्माणात्मक, जिसके लिए प्रोटीन आवश्यक है। एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जिसमें क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मैम कार्बोज है, और वसा होती है जो हमें क्विक एनर्जी देती है, वो कार्बोज होती है, जिसे करंट कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। उसके बाद आता है खनिज, लवण और विटामिन। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी को नियंत्रण करते हैं, हमारी बॉडी को और विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में हमारी बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता ये प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। आज अगला पॉइंट है नेक्स्ट 3 नंबर, रोगों से मुक्ति, जो हमें आपको बताना है। देखिए, अपने शरीर को रोग मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। रोग मुक्ति से ही स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। रोगी मनुष्य का स्वास्थ्य कभी भी उत्तम नहीं रहता है। ऐसे रोगों व कष्टों से यदि बचा जा सकता है तो बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। रोग से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, संक्रामक रोग की पहचान, उनकी रोकथाम के उपाय आदि का ज्ञान हमें स्वास्थ्य विज्ञान से प्राप्त होता है। यथेष्ट विश्राम तथा नियमित निद्रा से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। मतलब कहने का, जितनी आपको आराम करने, विश्राम करने की ज़रूरत है, 6 घंटा नींद, 7 घंटा नींद, आप उतनी नींद क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। आपको आराम से नींद आ रही है, नियमित तरीके से आपका एक टाइम है, आप उस पर क्या कर रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं। और निद्रा में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, विश्राम करने में कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जो ये नियम है इसको क्या किए हैं, एक तरीके से बनाए हुए कि हमें 6 घंटा 7 घंटा सोना है, ऐसे रहना है। तो इन सब कारणों से क्या हो सकता है, तो आप रोग मुक्त रह सकते हैं। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों से छुटकारा। अनेक रोगों को जन्म देकर हम अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। चाय काफ़ी तो लोग सेवन करते ही हैं, इसके साथ ही शराब सिगरेट से मानव स्वास्थ्य का क्या होता है, स्वास्थ्य का सर्वनाश हो जाता है। भांग, अफीम, गांजा, चरस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इनसे बचाव यथा स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक होगा। जनसंख्या का नियंत्रण अगला कारण है। बढ़ती जनसंख्या स्वास्थ्य बिगाड़ने का मूल कारण है। अधिक जनसंख्या से दंपत्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता ही है, साथ ही अधिक बच्चे होने पर उन्हें उचित पोषण प्राप्त नहीं हो पाता। परिवार नियोजन से ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर पाएंगे। परिवार नियोजन का मतलब क्या, वही पुरुष नस्बंदी और महिला नस्बंदी, और 2 बच्चों के बीच का अंतर, ज़्यादा बच्चे नहीं करना, 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, यही सब परिवार नियोजन के, यही सब क्या है, वजह, मतलब यही सब परिवार नियोजन का सिम्टम है, लक्षण है, या यही सब परिवार नियोजन के अंतर्गत चीज़ें सिखाई और बताई जाती है, आपको जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक कुरीतियों से
त्राण मतलब खाना खाना, पानी पीना, साथ सोने के कारण एक व्यक्ति का रोग दूसरे तक पहुंच जाता है। बाल विवाह, बेमेल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा से स्वास्थ्य की हानि हुई है। कानून बन जाने के कारण भारतवासियों में एक शिकार बने हुए। जैसे क्या होता है बाल विवाह, एक बच्चे का शादी, एक मतलब बच्चे का मतलब एक बालक का अगर एक 10 साल 12 साल के बच्चे का शादी कर देंगे तो उसके पास क्या है, मतलब उसके यौवन आने के बाद उसके पास क्या है, बच्चे पैदा करने के लिए लॉन्ग टाइम है कि नहीं है। तो क्या होगा, उसको क्या पता है, उतनी जानकारी नहीं है, वो उसको ये सब चीज़ों की, तो क्या होगा, उसको बच्चे पैदा करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम मिल गया कि नहीं मिला। और इससे क्या गया, जब उन्होंने बच्चा पैदा किया कम उम्र में, तो वो जो माँ बनी लड़की, उसके क्या हुआ, शरीर पे उसका असर पड़ा कि नहीं। छोटी उम्र में बच्ची माँ बन जाए, उसको खुद खेलने खाने की उम्र है, अगर उस एज में बच्ची 14 साल 15 साल, क्योंकि पीरियड स्टार्ट होता है तो आप माँ बनने के काबिल हो गए, यही चीज़ पीरियड आपको बताता है कि आप परिपक्व हो गए। तो क्या होता है, मतलब आपके जो सेक्सुअल अंग है कह सकते हैं, जो ये मतलब बच्चे पैदा, जैसे आपका यूट्रस हो गया, आपकी ओवरी हो गई, कहने का मतलब ये कि आप बड़ी मतलब मेच्योर हो गए, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। पीरियड यही चीज़ बताता है, जिसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। बेमेल विवाह भी बहुत बड़ा कारण है, सती प्रथा भी, दहेज प्रथा, ये सब कारण है जो क्या करता है, समाज में कुरीतियों पैदा करने में काफ़ी इनका ही क्या है, योगदान है, ठीक है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। अब तक आपने क्या पढ़ा था, तो आप पढ़े थे बस स्वास्थ्य क्या होता है। अब तक आप क्या जाने थे, स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या कारण है, लक्षण है, अगर खराब स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उसके क्या कारण है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने जाना। अब आपको पढ़ना है मानसिक स्वास्थ्य। पहला देखिए इसमें WHO की परिभाषा के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्वास्थ्य के बारे में इसमें बात की गई, क्योंकि उसकी परिभाषा को का सर्वमान्य किया गया है। सभी जगह उस परिभाषा को सही माना गया है, सभी देशों द्वारा, सभी संस्थाओं द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक विकारों से मुक्त दशा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक गुण होता है। क्या होता है, व्यक्ति के दैनिक जीवन का गुण होता है। मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के दैनिक व्यवहार में विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन पाया जाता है। आपको मैं बताई थी ना, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, संवेगों में क्या होता है, उनमें संवेगों में या विभिन्न परिस्थितियों के प्रति मतलब उनके सामने कोई बहुत कठिन परिस्थिति आ गई तो उसको निकलने का तरीका, वो दूरदर्शी होते, उन्हें उस मतलब सिचुएशन को मतलब सॉल्व करने का, उससे बाहर निकलने का उनको सारा तरीका आता है। क्या वो फट से घबराते नहीं, फट से डरते नहीं, फट से क्रोध में नहीं आते। कहने का मतलब वो मेंटल रूप से क्या होते हैं, बैलेंसिंग मतलब स्टेज में होते हैं। वह कठिनाई सामने आने पर घबरा कर, डर कर, क्रोध में आकर बिखरते नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक एवं धैर्य से समस्या का समाधान करते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं, मधुर संबंधों, योग्यताओं, कठिनताओं को भी समझते हैं, अतः सबसे उसके संबंध मधुर एवं सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वह अपनी अच्छी बुरी आदतों को भली भांति जानता है और अपने प्रतिदिन के कार्यों से संतुष्ट एवं सुख का अनुभव करता है। वह अपने व्यावसायिक कार्यों में कुशल रहता है तथा उसे भरपूर सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। समझ में आया मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब कि किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में आने पर भी उस परिस्थिति से उसे बाहर निकलने का रास्ता समझ आता है, उन परिस्थितियों से लड़ने का उनके अंदर क्षमता होती है, वो दूरदर्शी होते हैं, वे समझदार होते हैं, ठीक है। ये सब क्वालिटी होती है, अपने कार्य को ढंग से करने का उनके पास एक क्षमता होती है। यही सब होता है मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य का योगदान। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। किसने कहा था, तो आप कहेंगे अरस्तु सर ने ये बात कही थी। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम हृष्ट पुष्ट शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिख रहा है आप लोगों को। रोगी तथा निर्बल व्यक्ति की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रहती, उसकी विचार शक्ति क्षीण हो जाती है और वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। यह सिद्ध हो चुका है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर ही स्वास्थ्य का विकास निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का शरीर सुडौल, सबल, सुगठित, जिसके खड़े होने पर चलने फिरने का ढंग सीधा स्वाभाविक है, छाती उभरी है, सिर सीधा है, वह सामने की ओर है, मुस्कुराते चेहरे पर गुलाबी तेज चमकदार मोतियों के समान होते हैं, जिनसे शारीरिक स्फूर्ति, कार्य क्षमता एवं उत्साह भरे हैं,
जो चिड़चिड़ेपन व बेचैनी से मुक्त है, मिलनसार है, सदैव सहयोग देने के लिए तत्पर रहता है, सतर्क तथा प्रसन्नचित है, ऐसा व्यक्ति ही मानसिक दृष्टि से स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, यह तो सभी को अनुभव होता है कि जब व्यक्ति थका होता है, भूखा होता है, पूरी नींद सो नहीं पाता है या उसे अधिक कार्य करना पड़ता है, तो उस समय उसका मानसिक स्वास्थ्य निम्न स्तर पर होता है, मतलब खराब कह सकते हैं, ठीक नहीं होता, बैलेंस में नहीं होता। उसका अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होता है। रोगी व्यक्ति, विशेषकर वह व्यक्ति जो सामान्यतः बीमार रहता है, अपने परिजनों, सहयोगियों से मधुर संबंध नहीं रख पाता। स्कूल जाने वाले बच्चों को यदि बहुत घंटों तक भूखा रहना पड़े तो उसके स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि उसकी क्रियाशीलता में भी कमी आ जाएगी और अध्ययन के प्रति उदासीन हो जाएगा। कहने का मतलब ये स्कूलिंग, जो चाइल्ड स्कूलिंग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा जाए कि अगर क्या हो, उनको अच्छा पोषण न मिले, उनका ध्यान न रखा जाए तो क्या होगा, उनकी क्रियाशील, उनके संबंध भी खराब होंगे अपने परिजन से, मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने सहयोगी से, फ्रेंड से, उन लोगों के साथ मतलब उनके संबंध भी खराब होंगे और उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, जो जितने वो एक्टिव हैं, जितनी उनकी एक्टिविटीज़ है उसमें भी कमी आएगी और वो पढ़ाई लिखाई के प्रति भी क्या होगा, नर्वस फील करेंगे, उदासीन हो जाएंगे। प्रयोगों से प्राप्त हुआ है कि पोषक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि से अभाव में भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये क्या है, पोषक तत्व है, प्रोटीन जो आपके बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपकी क्षति जो हुई है कोशिकाओं की, ऊतकों की मरम्मत करते हैं। आपके शरीर में निर्माणकारी काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। जो आपके हार्मोन्स, आपके एंजाइम, आपके ब्लड, हर चीज़ में क्या है, प्रोटीन का कहीं ना कहीं योगदान होता है। विटामिन और खनिज लवण आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता और एक रेगुलेट नियंत्रण की तरह काम करते हैं। इस चीज़ों को आप जान लीजिए। इसके अगर आपके बॉडी में अभाव रहेगा तो क्या होगा, आप अपनी लोकप्रियता खो बैठेंगे। मतलब जैसे आप लोगों को अच्छे लगते, प्रिय लगते हैं, क्यों लगते हैं, आपकी भाषा मधुर है, आपका व्यवहार क्या है, अच्छा है, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने अगल बगल वालों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, पढ़ने में आप लगनशील हैं, पढ़ने में आप आगे हैं, आप उत्तीर्ण आते हैं हर क्लास में। ठीक है, लेकिन आपके अंदर अगर इन चीज़ों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, फिर आपका व्यवहार क्या होगा, ऑटोमेटिक बिगड़ने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी लोकप्रियता खो बैठता तथा इसके सामने समायोजन की अनेक समस्याएं उपस्थित होने लगती हैं। जब उनका निम्न स्तर स्वास्थ्य स्थायी रूप से धारण करने लगता है तो उसका व्यवहार सदैव के लिए विकृत रूप धारण कर लेता है। अगर कहने का, अगर आपका स्वास्थ्य, जो आपका हेल्थ है, अगर वो खराब हो रहा है तो जो आपके व्यवहार हैं वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य में समाज एवं परिवार का क्या योगदान। अगर आपका मस्तिष्क, आपका मानसिक जो है स्वस्थ है, मतलब आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन जो है स्वस्थ है, तो आपका समाज में और परिवार के प्रति आपका क्या योगदान है, आपका इन लोगों के प्रति क्या, मतलब कह सकते हैं कि आपका क्या, मतलब योगदान ही समझ लो, योगदान है तो देख लो। सामाजिक एवं पारिवारिक तत्व जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के हित में प्रेरणादायक एवं उत्साहपूर्ण होने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ समाज में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। वह पर्यावरण जिसमें शिशु जन्म लेता है कई प्रकार से उसे प्रभावित करता है, वहीं उसे संसार का परिचय प्राप्त होता है, वहीं उसकी रुचियों का नियंत्रण होता है और उसकी आदतों का निर्माण होता है। अतः बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर परिवार का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास पे कहने का मतलब, आपको अच्छा पोषण मिल रहा है, आपको अच्छा परिवेश मिल रहा है, तो आप अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपके समाज, आपके परिवेश, आपके स्कूल, आपके मतलब टीचर्स, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और उसके साथ साथ बालक के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। समझ आया। नेक्स्ट आता है मानसिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य शरीर व मन की सामान्य अवस्था पर आधारित है। जो आपका उत्तम स्वास्थ्य है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन सामान्य है, तो उस पर ये आधारित है आपका स्वास्थ्य, तथा हर प्रकार के विकार से मुक्त होता है। क्या, मानसिक व संवेगात्मक। अब तक बस मानसिक पढ़ा, अब मानसिक के साथ संवेगात्मक को रिलेट कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की अधिक महत्ता होती है। जिस व्यक्ति का मानसिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य उत्तम होता है वह विभिन्न विषम परिस्थितियों में भी बुद्धि एवं धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान कर लेता है।
ऐसा व्यक्ति संतुलित मन से जीवन में आने वाली विपदाओं का सामना करता है। वह अन्य व्यक्तियों की भावनाओं और कठिनताओं को भी समझता है तथा उसके संबंध सभी से मधुर एवं सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक तथा कार्यकुशल होता है तथा अपने जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति सुखी एवं संतुष्ट रहता है तथा अपने व्यवहार व कार्यों से जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। परिवार के बाद स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना, माँ बाप के बाद दूसरी माँ बाप या दूसरा घर या आपको आगे बढ़ाने में क्या आपकी पाठशाला में जो सामाजिक आपका विकास होता है, ये सब आपका जो स्कूल है ना आपका, वो क्या है, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपका सर्वांगीण विकास करने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। आप तो या तो आगे जाएंगे या तो पीछे जाएंगे, तो माँ बाप के साथ स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं ना कि हम घर पे माँ बाप है, स्कूल में तो आप ही इनके माँ बाप है, आप ही इनका ध्यान रखते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि परिवार के बाद स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण भी करता है। स्पष्ट रूप से परिवार व समाज बच्चों के मानसिक व संवेगात्मक विकास के निर्माण में सहायक होते हैं। स्पष्ट रूप से परिवार व समाज बच्चों के मानसिक व संवेगात्मक विकास के निर्माण में क्या करते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी कहते हैं ना, यार वो लोग अच्छे नहीं है, उन लोग के घर बच्चों को मत भेजा करो, या उनके बच्चे अच्छे नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो गलत कामों में लिप्त है, अपने बच्चों को उनके घर में भेजा करो, वो भी गलत आदतें सीख लेंगे। तो क्यों, यही कहने का मतलब है उनका परिवार वो समाज का क्या है, आपके बच्चों के संवेग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आपका परिवेश कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा, आपके अगल बगल आपके घर में स्वयं का रहन सहन कैसा। ये सब चीज़, जो एक बच्चा है धरती पे जन्म ले, क्या वो कोरी स्लेट के समान है, कोरे कागज़ की तरह, वो जो आपको देखेगा करते हुए, जैसा आप बिहेव करेंगे, जो चीज़ें करेंगे, वही वो क्या करेगा, सीखेगा। इसीलिए कहते हैं घर के बाद क्या होता है, स्कूल ही क्या होती है, पाठशाला जो है वो उनके मानसिक संवेगात्मक मतलब बिहेवियर में चेंजिंग करने का सबसे बड़ा उनका योगदान होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य। अब क्या रहा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य मतलब स्वयं का ध्यान कैसे रखें, अपना स्वास्थ्य कैसे सही रखें, मतलब उसी के साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसे कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की यह हार्दिक आकांक्षा होती है कि वह स्वस्थ रहे, उसका शरीर सुंदर सुडौल सक्षम बना रहे, उसको कई रोग न लगें तथा वह हमेशा सुखमय जीवन यापन करे। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उसे स्वास्थ्य के सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करना पड़ता है, जो उसके स्वास्थ्य की उचित देखरेख एवं रक्षा करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों और नियमों की पूर्ण जानकारी देने वाले विषय को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। कहने का मतलब कि जो मानव है वो अपने शरीर को स्वस्थ क्या सोचता है, हमारी शरीर निरोगी रहे, हम हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, ठीक है, सुखमय जीवन यापन करें। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना, अपने स्वास्थ्य की उचित देख रेख करना, ये सब जरूरी होता है। उसी सिद्धांत और उसी नियमों में जिस चीज़ की आपको पूर्ण जानकारी मिलती है वही आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। जिन नियमों, जिस सिद्धांतों के द्वारा आपको स्वयं को ठीक रखने के बारे में बताया जाता है, जानकारियाँ दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। देख लीजिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों एवं नियमों का विषय है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों एवं नियमों का विषय को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों एवं नियमों का विषय जो होता है उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। मतलब कहने का कि अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ कार्य होते हैं जिसको अगर आप करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। जैसे देख सकते हैं, नंबर 1 पे लिखा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अपना स्वास्थ्य कैसे सही रखें, उनको स्वच्छ कैसे रखें। नंबर 2 पे आहार एवं आहार संबंधी आदतें। आप कैसा आहार ले रहे हैं, आपको कोई बुरी आदत तो नहीं लगी है, और आप जो आहार ले रहे हैं उसके प्रति आपकी क्या रुचि है, क्या रुझान है, कैसा आहार ले रहे हैं, ये सब चीज़ों को जानना। नंबर 3 स्वच्छ वातावरण। जहाँ आप रह रहे हैं वातावरण कैसा है, ऐसा तो नहीं फैक्ट्री के बगल में आपका घर है, आपका वातावरण कैसा है। प्लस एक तो हेल्थ के समझ लो, एक मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से भी एक वातावरण होता है, मतलब आपका परिवेश कैसा है जहाँ पे आपका सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट है मौसम एवं वस्त्र। आप मौसम के अकॉर्डिंग वस्त्र पहन रहे हैं कि नहीं, मौसम कैसा है, जलवायु भी बहुत ज़्यादा, हेल्थ इशूज़ के लिए जलवायु भी बहुत ज़्यादा
निर्भर है। व्यायाम एवं विश्राम, दवाइयों एवं मादक पदार्थों का आपके अंदर कोई कुप्रभाव तो नहीं है। यही सब चीज़ें क्या है, इन्हीं सिद्धांतों और नियमों का जो विषय है और जिस पे अध्ययन किया जाता है, तो वही क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देख रेख एवं सुरक्षा के अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे करना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देख रेख एवं सुरक्षा, तो शरीर की स्वच्छता से मन प्रसन्न रहता है, शरीर में उत्साह, स्फूर्ति और प्रफुल्लता रहती है, शरीर निरोग रहता है तथा हमें शरीर के विभिन्न अंगों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। त्वचा की स्वच्छता, हमारा ये क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है, त्वचा हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, जो हमें क्या कराए, अनुभव कराती है बाहरी चीज़ों का। ठीक है, जैसे आप क्या गर्म चीज़ है आप छूते हो तो आपको ऐसा सारी गर्म है, हमारी पीने के बाद हमारी जीभ जल जाएंगी, ऊपर गिर गया तो स्किन जल जाएगी। तो वही चीज़, आंखें हमें देखने का काम करती हैं, नाक क्या है, स्मेलिंग बताती है कौन सी कैसी स्मेल है, यहाँ पे ख़राब स्मेल है, अच्छी स्मेल है। ठीक है, यही सब चीज़ें होते क्या, 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो नंबर 1 है त्वचा की स्वच्छता। हमारा सारा शरीर त्वचा से ढका रहता है। अंदर की गंदगी त्वचा द्वारा पसीने के रूप में बाहर निकलती है। जो आपको स्वेट आता है ना, पसीना आता है, उसके द्वारा क्या होता है, आपके अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। प्लस आपके बॉडी का जो तापमान होता है वो नियंत्रण किया रहता है और नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी स्किन के उस रोम छिद्रों का और पसीने जो निकलते हैं बॉडी से। पसीना निकालने के लिए त्वचा पर असंख्य छिद्र होते हैं। ये रोम होते हैं ना बॉडी पे, देखो ये हल्के हल्के जो रोम होते हैं इसे ही कहते हैं, दिख रहे रोम, ये जो हल्के हल्के क्या होते हैं, रोम होते हैं, इसे ही कहते हैं। यही इन्हीं से स्वेट निकलता है ना, पसीना। यदि ये छिद्र बंद हो जाए तो पसीना शरीर के बाहर नहीं निकल पाएगा और फिर सारी गंदगी गुर्दों को ही निकालना पड़ेगी। जो आपकी किडनी है उसे ही फिर फिल्टर करके मूत्र के द्वारा सब गंदगी निकालना पड़ेगा। ज़्यादा काम करने से क्या होता है कि कोई भी अंग, कोई भी मशीन है, उस पर ओवरलोड डाल दोगे तो क्या हो जाएगी, एक दिन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, जिससे गुर्दे कमज़ोर हो जाएंगे। पसीना ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें बदबू होती है। यदि इसकी सफाई न की जाए तो कपड़ों तथा शरीर से भी बदबू आने लगेगी। स्नान करने से पसीना दूर होता है, शरीर से आलस्य भाग जाता है, मन प्रसन्न होता है। स्नान करने से रक्त संचार बढ़ता है। स्नान करने से क्या होता है, जो आपको ब्लड सर्कुलेशन है ना, जो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है वो क्या होता है, उसकी स्पीड में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। आपके हर बॉडी तक, हर कोशिका तक, हर सेल तक, हर अंग तक ब्लड एक समान रफ्तार के साथ पहुंचता है। किसी प्रकार की ना कोई क्लॉटिंग, ना किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज। आप ये मेरा थंब देख रहे होंगे, देखिए इसमें ब्लॉकेज है, पर मैंने सब कुछ कराया पर पता नहीं चल रहा है। देखिए सारी उंगलियों के हिसाब से ये क्या है, ये मोटा है। देखिए देखिए ये ब्लैक है। ब्लैक क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, देख रहे हैं। इसलिए ये क्या है, जब बेबी होने के बाद इसमें क्या हुआ था, जो वीगो लगता है कहीं से वहीं प्रॉब्लम हुई। अब क्या है समझ नहीं आता, दर्द भी होती है। तो देखिए ये मोटा हो गया और ब्लैक हो गया है, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, सही तरीके से नहीं है। बिल्कुल नहीं रहेगा तो सडन होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन तो है लेकिन क्या है, सही तरीके से नहीं है, इसलिए क्या हमको दिक्कत है। ठीक है, यदि इसकी सफाई न की जाए, किसकी, पसीने की, तो कपड़ा तथा शरीर से ही बदबू आने लगेगी। स्नान करने से पसीना दूर होता है, शरीर से आलस से भाग जाता है, मन प्रसन्न होता है। स्नान करने से रक्त संचार बढ़ता है, स्फूर्ति आती है। स्नान भी 2 प्रकार से किया जाता है, एक ठंडे पानी से और एक क्या, गर्म पानी से। गर्मियों में ठंडे जल से स्नान किया जाता है, सर्दी के मौसम में गर्म जल से स्नान किया जाता है। स्नान करते समय साबुन का प्रयोग कम करना चाहिए, अधिक साबुन रगड़ने से त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती है। शौच आदि से निवृत्त होकर, मतलब टॉयलेट जाके फ्रेश होने के बाद ही स्नान करना चाहिए। शौच से पहले ठंडा जल पीना लाभदायक होता है। स्नान यदि गर्म पानी से करना है तो बंद स्थान में ही करना चाहिए, मतलब कि आप एक वॉशरूम, जैसे आपका बाथरूम में जहाँ आप नहाते हैं तो एक कमरा हो, बंद हो। ऐसा नहीं कि बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, आप गर्म नहा रहे हो तो ठंडा गर्म होकर फिर क्या होगा, आपको नई बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक हो, स्नान में गर्म जल का प्रयोग न किया जाए तो अच्छा होता है। गर्म जल का नहीं, लेकिन गुलगुला जो लिक्विड वाटर होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग करना अच्छा होता है। गुनगुने पानी का, ना वो गर्म हो ना ठंडा हो, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर हो उसके क्या हो, समान है, उसे मिलता जुलता हो। दिन में कम से कम 1 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। गर्मियों में 2 बार भी स्नान किया जा सकता है। गर्म पानी से स्नान करना अच्छा नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाखूनों की स्वच्छता, हाथ पैरों उंगलियों में 20 नाखून होते हैं, ये बढ़ते हैं। इनमें बढ़ जाने पर नेल कटर द्वारा इसे कैंची से काट दिया जाता है। बड़े हुए नाखून देखने पर भद्दे लगते हैं, नाखूनों में गंदगी भर जाती है, भोजन करते समय वह गंदी पेट में भी चली जाती है, वहाँ रोग के कीटाणु पनप शरीर में रोगी बना देते हैं। नाखूनों को दांत से नहीं काटना चाहिए, अधिक गहरा भी नहीं काटना चाहिए, सेप्टिक होने का डर रहता है। बालों की स्वच्छता नंबर 3, आप व्यक्तिगत स्वास्थ्य में अपने स्वच्छता के बारे में जान रहे हैं।
कुछ सिद्धांत होते हैं जिसका आप पालन करते हैं, वही क्या व्यक्तिगत स्वास्थ्य होता है। बालों से सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, व्यक्ति निखरता है। बाल सर्दी तथा गर्मी में त्वचा की रक्षा भी करते हैं। जैसे ऊन होता है ना, उन जीवों के ऊपर ऊन क्यों दिया, उनको अपने जलवायु से रक्षा करने के लिए, लेकिन हम उसका प्रयोग अपने लिए करने लगे हैं। शरीर के सभी अंगों के बाल उपयोगी होते हैं। बालों की सुंदरता के बारे में तनिक सी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ताकि तनिक सी असावधानी से असमय में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों की चमक चली जाती है, बालों की जड़ों से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसे सीबम कहते हैं। अतः यह सिर में गंदगी होती है और छेद बंद हो जाएंगे तो चिकना पदार्थ कम निकलेगा, जिससे कि बाल बढ़ने रुक जाएंगे, रूखापन आ जाएगा। बालों को दही, रीठा, बेसन, आंवले, मुल्तानी मिट्टी से धोना चाहिए। सिर में कम से कम 2 बार कंघा करना आवश्यक होता है। कंघा करने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, कोई गंदगी हो तो निकल जाए। बाल समांतर रहते हैं कॉम्बिंग करने से। इससे बालों में से धूल, जुई आदि निकल जाते हैं और रक्त संचार बढ़ जाता है। यदि सिर में जुई पड़ जाए तो जू को समाप्त कर देना चाहिए। बालों को चमकीले मुलायम से जू रहित रखने के लिए कुछ उपाय बताए गए। देखिए, शरीफे के बीज को सुखाकर जुएं हटाने के लिए बताया गया है। शरीफे को एक फल होता है शरीफा, उसके बीज को सुखाकर पीस कर गोले के तेल का मतलब होता है नारियल के तेल में मिलाकर सिर में लगाने से जो जुई होते, जो बाल में पड़ते हैं, जो बाल के कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। सोडे में सिरका मिलाकर सिर में लगाने से भी जुई मर जाती हैं। लहसुन के रस को नींबू के रस में पीस कर लगाने से क्या होता है, जुई या लीख जो होते हैं, उनके अंडे क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है। अगला है, बालों को नींबू के रस से धोकर सुखाकर नारियल अथवा आंवला का तेल लगाना चाहिए। सिर के बालों की सफाई सौंदर्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, नित्य 2 बार कंघी अवश्य करना चाहिए। अगला है, मानसिक तनाव, चिंता, पेट की खराबी से बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। रीठे, सिकाकाई, बोरिक पाउडर मिलाकर प्रयोग करने से बाल स्वस्थ एवं आकर्षण रहते तथा रूसी आदि रोग नहीं हो पाते। मतलब जो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ वगैरह पड़ जाते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है। किसका किसका प्रयोग करने से? तो रीठा का, सिकाकाई का, उसके साथ बोरिक पाउडर जिससे आँख की सफाई की जा रही थी, आपने देखा था ना, उसके साथ मिलाकर प्रयोग करने से आपके बाल क्या होंगे, अच्छे रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, डैंड्रफ नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है, मुंह तथा दांतों की स्वच्छता। मुंह तथा दांत भोजन चबाकर खाने का काम करते हैं। दांत क्या करते हैं? एक तो आपकी फेस की शोभा भी बढ़ाएं, प्लस ये क्या करते हैं, भोजन को काटने, भोजन को इसे कहते हैं काटने के लिए। आपके दांत होते हैं ना, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क, चौड़क, 4 प्रकार के दांत होते हैं। और क्या होता है, ये कुछ बटे होते हैं। क्या 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो एक बार निकलने के बाद दोबारा टूट कर फिर निकलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आप जान लीजिए। तो वही चीज़ दिया है कि ये दांत भोजन को इतने बारीक पीसते कौन से दांत है, जो अग्र चवर्णक है ना, वो क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। और काटने का काम क्या करता है, जो आपके क्या होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं, जो क्या बोलते हैं, कृंतक होता है ना, कृंतक के बाद रदनक होता है। जो कृंतक होते हैं वो क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। रदनक क्या होता है, फाड़ने का काम करता है, जो नुकीले दांत होते हैं। तो भोजन करते समय दांतों के बीच में भोजन के कण लगे रहते हैं। यदि दांतों की सफाई न की जाए तो दांतों के अंदर रुक जाता है, भोजन सड़ जाता है। और अगर आप जैसे कोई मीठा चीज़ खा रहे हैं तो भी उसको साफ करना ज़रूरी नहीं, तो क्या कैविटी पैदा करते हैं। फ्लोरीन जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो भी उससे दांत का क्या होता है, क्षय होता है, फ्लोरोसिस होता है। ठीक है। दांतों में सड़न उत्पन्न होने से दांतों का इनेमल खराब हो जाता है। इनेमल जो आपकी बाहरी परत होती है ना, जो बहुत कठोर होता है, दांतों का क्या, शरीर का भी कह सकते हैं, कठोर भाग होता है जिसे कहते हैं इनेमल। ये खराब हो जाता है, इससे दांत की चमक समाप्त हो जाती है। दांत क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जो आप बाहर दिखता है ना, जो चमकता है, वही इनेमल होता है। अतः दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। मंजन प्रातःकाल और रात को सोते समय करना चाहिए। इससे भोजन के कण निकलकर सड़न नहीं पैदा करते। दांत साफ करने के लिए ब्रश, अंगुली तथा दातुन का आदि प्रयोग किया जा सकता है। अंगुली से दांत साफ करने से जीभ और गला साफ हो जाता है तथा मसूड़ों की भी कसरत हो जाती है। जब आप उस पर ब्रश रगड़ते हैं ना, ब्रश से बढ़िया दातुन होता है या उंगली होती है, जब आप उस पर फिंगर रगड़ते हैं तो दांत के साथ मसूड़ों पे भी तो हाथ जाता है, या ब्रश जाता है, या ब्रश से बढ़िया आप दातुन जाता है, तो उससे क्या होता है, उनकी एक्सरसाइज होती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और क्या, आपके मसूड़े जो होते हैं आपके दांत को कस के पकड़े रहते हैं, इसमें पायरिया वगैरह होने का खतरा नहीं रहता है। दांतों की सफाई करने से बहुत सारी चीज़ें से, बीमारियों से आप दूर रह सकते हो। अतः दांतों को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। मंजन प्रातःकाल और रात्रि के समय करना चाहिए।
मसूड़ों की भी कसरत हो जाती है। मंजन भी दांतों की सफाई के लिए आवश्यक है। मंजन घर में भी बनाया जा सकता है। ब्रश से दांत साफ करने के बाद भी अंगुली से अवश्य रगड़ना चाहिए। मतलब आप अगर ब्रश से भी कर रहे हैं तो अंगुली जरूर मसूड़ों पे रगड़ना चाहिए। दांतों पे क्या होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे दांत क्या होता है, मजबूत होते हैं। दांतों की सफाई के लिए नीम के दातुन क्या है, सर्वोत्तम है। ये ध्यान रखिएगा, नीम के दातुन क्या है, सर्वोत्तम होते हैं। किसके लिए? दांतों की सफाई के लिए। इसे दांतों से कुचल कर ब्रश जैसा बना लिया जाता है। आपको मैं जब पढ़ा रही थी, टेक्सटाइल पढ़ा रही थी, तो उसमें एक बीटनिंग वाला प्रोसेस आता है। जब तैयार किया जाता है रेशों को, तो उनका जब प्रोडक्शन का काम आता है तो उसमें बीटनिंग कहते हैं। बीटनिंग जिसे क्या कहते हैं, कूटते हैं। ठीक है, कूटने का मतलब एक डंडा से भी कूटते हैं। इस बीटनिंग एंड स्कचिंग जिसे कहते, स्कचिंग नहीं कहते, बीटनिंग करते हैं। उसको क्या करते हैं, एक मुठ होता है उससे कूटते हैं, या क्या मशीन होती है उसके नीचे उसको दबाते हैं, तो क्या होता है, उसके जो रेसे होते हैं वो तना से मतलब अलग हो जाते हैं, अलग रेसे हो जाते हैं। वही चीज़ है, जब आप दातुन को कूचते तो एक ब्रश जैसा होता है ना, एक रेसा, उसके पहले आप लेते तो लकड़ी की तरह कड़ा सा होता है, लेकिन दांतों के नीचे जब आप उसको कूचते जाते हो तो एक ब्रश की तरह, झाड़ू की समान वो बन जाता है ना। तो वही चीज़ होता है बीटिंग की प्रोसेस में भी, वही होता है। क्या होता है, रेसे अलग हो जाते हैं तनों से। तो नेत्रों की स्वच्छता अब तक आपने किसकी पढ़ी, तो आप व्यक्तिगत स्वच्छता में त्वचा की स्वच्छता पढ़े, नाखून और बाल, और क्या पढ़े, तो मुख की। अब आते हैं नेत्र की। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग नेत्र है। नेत्र गए जहान गया, मतलब कहने का मतलब अगर आंखें ही चली गई तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या सुंदर है, कौन सा रंग है, कौन क्या पहना है, क्या है, मेरा घर कैसा है, मैं किस सुविधा में जी रही हूँ, क्या आपको पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मतलब नेत्र गया तो आपकी दुनिया ही चली गई। इस रंग बिरंगी दुनिया की चमक दमक का रहस्य नेत्रों से ही है, अतः आंखों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंखों में गंदगी से रोए हो जाते हैं और आंखें दुखने लगती हैं। आंखों को बार बार रगड़ने से भी लाल हो जाती है। आंखों की स्वच्छता के नियम निम्नलिखित है, देख लीजिए। नंबर 1 है कि धूल के कण, कीड़े मकोड़े आदि से आंखों की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 2 है आंखों को गंदे हाथ तथा गंदी रुमाल से नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 3 है आंखों में कभी भी दूसरे की सलाई से काजल नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4 है दूसरे व्यक्ति की दुखती आंखों को न देखें। आंखें आंख की दुखन बहुत शीघ्र अनुभव करती हैं। शरीर के अन्य अंगों की भांति आंखों को नित्य स्वच्छ जल से साफ करना चाहिए। आंखों को तेज धूप से बचाना चाहिए। बाहर निकले तो सनग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए। बहुत कम या बहुत अधिक तेज प्रकाश में काम नहीं करना चाहिए। आंखों में कोई वस्तु गिर जाने पर उसे निकाल कर तुरंत साफ जल से धोना चाहिए। आंखों को थोड़ी सी भी पीड़ा असहनीय होती है। आंखों की थोड़ी सी भी पीड़ा असहनीय होती है, अतः थोड़ी सी भी पीड़ा होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, अगला है कान की सफाई। नंबर 6, कान के अंदर एक मोम जैसा चिकना पदार्थ निकलता है। यही पदार्थ कान के अंदर धूल कण आदि जाने से रोकता है। कान के अंदर जाने वाली गंदगी इसमें चिपक जाती है, अतः इस गंदगी को स्वच्छ किया जाना आवश्यक है। कभी कभी कान में सरसों का तेल या ग्लिसरीन की 1-2 बूंद डालते रहना चाहिए। कान में रुई की फुरेरी बनाकर कान, अब तो बड आते हैं कान साफ करने के लिए, बड का प्रयोग कर सकते हैं। फुरेरी बनाकर कान को साफ करना चाहिए। कान में पानी नहीं जाना चाहिए, इससे कान को बहने का डर रहता है। सही बात है। नेक्स्ट है नाक की सफाई। नाक श्वास लेने की व निकालने का मार्ग करते हैं। आप जब श्वास लेते हो, सांस खींच रहे हो लंबी, फिर जब आप सांस छोड़ते हो तो ये क्या करते हैं, ये नाक के द्वारा ही होता है। और नाक में जो हल्के हल्के रोम छिद्र होते हैं वो इस चीज़ को, कीटाणु, धूल कण इत्यादि को वहीं चिपका लेते हैं। उसमें भी एक मोम टाइप का पदार्थ होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, इन चीज़ों को अंदर जाने से, आपकी श्वास नली में जाने से रोकता है, आपके फेफड़े तक पहुँचने में रोकता है। नाक के अंदर भी चिपचिपा सा लसदार पदार्थ निकलता है। नाक को रोजाना अंदर से बाहर की ओर साफ करना चाहिए। नाक की सफाई बहुत आवश्यक है। यदि नाक में गंदगी होगी तो शरीर के अंदर नाक में श्वास नहीं जा पाएगी। मुंह से सांस लेना रोगों का घर होता है। आपको जुकाम वगैरह होती है तो नाक जाम हो जाती है। नाक क्या होता है, ये जो कफ जम जाती है तो आप सांस नहीं ले पाते। सोचा वो कितनी दिक्कत होती है। मुंह से सांस, जो चीज़ जिस अंग के लिए बना, अगर उसका उसके लिए प्रयोग किया जाता है तो चीज़ें पता नहीं चलती और आसान होती है। लेकिन अगर उस चीज़ का प्रयोग नहीं करके किसी और का उसको गौड़ बना देंगे तो क्या होता है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाक की सफाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ तक ख़त्म करना चाह रही हूँ, फिर वस्त्रों का चुनाव कल बताएंगे। ठीक है, नंबर 1 है नाक की सफाई के लिए कोमल स्वच्छ कपड़ा या रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 है नदी तालाब आदि में डुबकी लगाते समय नाक को हाथ से दबा लेना चाहिए। लेकिन लोग नाक को दबाते हैं क्योंकि नाक में क्या हो, पानी फेफड़े तक पहुँच जाएगा, जिससे नाक के अंदर पानी न जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग किए गए रुमाल को प्रतिदिन गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाकर ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसको स्टरलाइज कर लेना चाहिए पहले। फूल को दूर से सूंघना चाहिए, ऐसा नहीं कि पास जाके सूखे। जो उसके पराग होते हैं वो क्या करें, आपके नाक के अंदर चले जाएं, आपको खांसी आने लगे और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएं। नेक्स्ट है 8वां पैर की सफाई।
पैर हमारे शरीर का बोझ ढोते हैं। देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई मोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया तो कहते हैं ना, यार मेरा पैर मेरा भार नहीं समा रहा है, घुटने में दर्द होती है, शरीर मतलब एड़ियाँ दर्द करती हैं और देखिए उनके चलने में विकृति दिखती है आपको। तो वही चीज़ है कि आपकी बॉडी का क्या करता है, वो बोझ ढोता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, शरीर के लंबाई के अनुसार शरीर का भार होना चाहिए और उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। पैरों की देखभाल अनिवार्य है। भारतवर्ष में अधिकांश लोग नंगे पैर घूमते हैं। इस तरह से कीटाणु के शरीर में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। आपके नाखूनों से ना क्या करते हैं, शरीर में कीटाणु को जाने की संभावना रहती है। चेहरे की तरह पैरों को भी साफ रखना चाहिए। पैरों में दिन पर मोजे जूते पहनकर रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः पैरों को कम से कम दिन में 1 या 2 बार अच्छी तरह पानी से अवश्य धोना चाहिए। जहाँ तक हो सके पैरों में चप्पल पहने रहना चाहिए। यदि पैर में बीवाई फट जाए तो रात में गर्म पानी से धोकर वैसलीन लगानी चाहिए। इस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम है ना बीवाई वाली। पैरों के नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। नेक्स्ट है 9 नंबर, दूषित पदार्थों का निष्कासन। शरीर से अनेक दूषित पदार्थ, जैसे पसीना क्या है, दूषित पदार्थ है। आप जो टॉयलेट करते हैं, यूरिन दूषित है। आपका मल क्या है, दूषित है। पसीना निकालते शरीर को स्वस्थ रहता है। इस प्रकार विष्ठा या मूत्र द्वारा शरीर के व्यर्थ पदार्थ संभवतः बाहर निकलते हैं। इनको रोक कर बॉडी में रखना नहीं चाहिए कि नहीं, मतलब इस चीज़ को रोके रहें। यह व्यर्थ पदार्थ शरीर से स्वभावतः सरलता से शरीर से बाहर निकलते हैं। अतः खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना आवश्यक है। नित्य प्रति एक व्यक्ति को कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। देख लीजिए कितने गिलास, 2 से 2.5 लीटर पानी और गिलास में 8 लीटर पानी पीना चाहिए। भोजन में रेशेदार और खुरदरे पदार्थ जैसे कच्ची सब्जियां आदि खाने से आंतें सरलता से साफ हो जाती है। सप्ताह में 1 दिन का व्रत करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी पे काम कम करना पड़ता है और बॉडी क्या होती है, मशीनें क्या होती हैं, रेगुलेट हो जाती है, सही हो जाती है। इससे आमाशय को आराम मिलता है। पेट ठीक रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। यदि पेट ठीक न हो तो रोटी न खाकर कच्ची सब्जियां खाने से भी पेट साफ हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी में रेशेदार चीज़ें अधिक गई, उससे क्या होगा, आपको कब्ज अगर हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रात को सोने से पूर्व दूध पीने से भी पेट साफ रहता है। दिन में पर्याप्त आराम और निद्रा भी पेट साफ रखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां नंबर, वस्त्रों की स्वच्छता। वस्त्रों का उपयोग जहां सर्दी से रक्षा करने में किया जाता है वहीं शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि में भी किया जाता है। वस्त्रों से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। कहा भी जाता है ड्रेस इज़ द एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर। मतलब आपका जो ड्रेस है ना, आपका जो पहनावा है, वो आपको कैरेक्टर को क्या करता है, प्रदर्शित करने का एक आधार है, माध्यम है। मौसम के अनुकूल वस्त्र पहने जाते हैं, साथ ही अवसर के अनुरूप ही वस्त्र पहने जाते हैं। मौसम के अनुकूल ठंडी आ गई, आप वूलन वस्त्र पहन रहे, गर्मी आएगी कॉटन का वस्त्र पहनेंगे, मुलायम पहनेंगे, एकदम हल्के हल्के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। वस्त्रों की स्वच्छता पर भी ध्यान देना आवश्यक ही होता है। वस्त्र एक और जहाँ सौंदर्य में वृद्धि करते हैं वहाँ अपनी गंदगी के कारण घृणा का भी पात्र बन जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे, कोई कचरा उठा रहा है, कोई गरीब आदमी है जिसके पास 10 कपड़े नहीं है, कोई गंदा कपड़ा पहना है या ऐसे है, तो अगर कोई साफ सफाई रखा है या ढंग का आदमी है तो उसको देख के क्या करता है, नाक बंद करके साइड हटता है, दूर हटता है, कहीं सट न जाए, कहीं इसकी गंदगी कपड़े हमारे कपड़े में टच न हो जाए। तो वही एक घृणा का पात्र आप बनते, साफ सुथरा अच्छे तरीके, फटा हो चलेगा लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज बस इतना ही। कल आपको मैं स्टार्ट करूँगी वस्त्रों का चुनाव। देख लीजिए वस्त्रों का चुनाव के बाद इसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में संबंध क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यायाम करने के नियम, फिर थकान क्या होती है, मानसिक थकान, शारीरिक थकान, ये सब आप जानेंगे। इसको फटीग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के आप उसके बाद मादक पदार्थ, कौन कौन से मादक पदार्थ हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाल्यावस्था संबंधी स्वास्थ्य के नियम, यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आपके एग्जाम के दृष्टि से। फिर सारे क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को। फिर क्या, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, जो संस्थाएं जैसे WHO हो गया, केयर हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, ये सब कुछ संस्थाएं जिसके बारे में एक एक करके आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। आज कोई उतना समझाने वाली बात नहीं थी, कॉमन था जिसको सभी को समझ आ जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश की और फटाफट पढ़ के जहाँ कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगा वो हमने बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मतलब ये वीडियो जितने लोगों के पास पहुँचे कि जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास कॉपियाँ नहीं है, जो मतलब ऐसे एरिया से जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो क्या होगा, उनको लाभ होगा। जो आपके सहयोगी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं लोगों से, ठीक है। चलिए आप लोग मेरी वीडियो देख लें। आप लोग को ढेर सारा धन्यवाद, आप लोग मुझे मोटिवेट भी करते हो। आप लोग भी अपना ध्यान रखा करिए। टेक केयर।